करीब 2 दशकों से अधिक समय और 3 प्रयासों के बाद आखिरकार सरकार ने अपनी प्रमुख राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया को बेच दिया है। शुक्रवार को 18,000 करोड़ रुपए की सबसे अधिक बोली के साथ सरकार ने टाटा समूह को एयर इंडिया की बिक्री का अंतिम फैसला लिया। इसके साथ ही करीब 70 साल बाद एयर इंडिया अब अपने संस्थापक टाटा समूह के पास लौट आई है। आपको बता दें कि जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा यानी JRD टाटा ने 1932 में इस विमानन कंपनी की स्थापना की थी। हालांकि 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। करीब 4 दशकों तक भारत के घरेलू विमानन क्षेत्र पर राज करने के बाद एयर इंडिया ने धीरे धीरे अपनी बाजार हिस्सेदारी खोनी शुरू कर दी। निजी कंपनियों के लिए विमानन क्षेत्र के खुलने और उनके द्वारा सस्ती टिकटों की पेशकश इसकी प्रमुख वजहें थी। फिर 2007 में इंडियन एयरलाइंस के साथ विलय के बाद एयर इंडिया को भारी घाटा होने लगा। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग DIPM के सचिव के अनुसार इस राष्ट्रीय विमानन कंपनी का घाटा प्रतिदिन लगभग 20 करोड़ रुपए था। इस प्रकार सरकार के पास एयर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। हालांकि एयर इंडिया की बिक्री में करीब 2 दशक और 3 से अधिक प्रयास लगे। सवाल यह है कि इतने समय और प्रयासों के बाद इस बार सरकार एयर इंडिया को बेचने में आखिर सफल कैसे हुई? आइए विस्तार में समझते हैं। सबसे पहले 2000 से 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने एयर इंडिया में अपनी 40% हिस्सेदारी बेचने की कोशिश की। ऐसा सरकार के व्यापक निजीकरण और विनिवेश को बढ़ावा देने की पहल के तहत किया गया। तब टाटा समूह के साथ सिंगापुर एयरलाइंस ने इसकी हिस्सेदारी खरीदने में रुचि दिखाई, लेकिन निजीकरण के खिलाफ ट्रेड यूनियनों के विरोध के कारण सिंगापुर एयरलाइंस को पीछे हटना पड़ा और परिणाम स्वरूप विनिवेश योजना पटरी से उतर गई। इसके बाद 2012 में कांग्रेस के नेतृत्व में UPA सरकार ने एयरलाइन के नुकसान को कम करने की योजना के साथ साथ वित्तीय पुनर्गठन योजना को मंजूरी दी। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार सत्ता में आई और फिर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम यानी CPSE के निजीकरण के प्रयास शुरू किए गए। मार्च 2018 तक आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA द्वारा एयर इंडिया और उसकी 5 सहायक कंपनियों के रणनीतिक विनिवेश के विचार को सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद इसमें 76% हिस्सेदारी खरीदने के लिए निवेशकों से रुचि पत्र आमंत्रित किए गए। इसके तहत एयर इंडिया की शेष 26% हिस्सेदारी सरकार के पास होती। बोली जीतने वाले को एयरलाइन के लगभग 70% कर्ज को अपने ऊपर लेने की आवश्यकता थी, जो तब लगभग 33,392 करोड़ रुपए था। इसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस की 100% और जमीन पर रखरखाव से जुड़ी इकाई AIS ATS की 50% हिस्सेदारी भी शामिल थी। हालांकि मई 2018 की अंतिम तारीख तक कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। इसकी मुख्य वजह ये थी कि केंद्र 100% हिस्सेदारी बेचने की बजाय एयरलाइंस के नियंत्रण का एक हिस्सा अपने पास रख रहा था। इसके अलावा बोलीदाता द्वारा लिए जाने वाला कर्ज बहुत अधिक था। जनवरी 2020 में सरकार ने एयर इंडिया के निजीकरण के लिए नए रुचि पत्र जारी किए। हालांकि इस बार सरकार एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी की पेशकश कर रही थी। इस सौदे में एयर इंडिया एक्सप्रेस को 100% और AIS ATS का 50% भी शामिल था। पिछली बार कोई भी बोली प्राप्त करने में विफल रहने के बाद केंद्र ने इस बार कर्ज की रकम कम कर दी। EOI के अनुसार 31 मार्च 2019 तक एयरलाइन के कुल 60,074 करोड़ रुपए के कर्ज में से खरीदार को सिर्फ 23,286.5 करोड़ रुपए का भार अपने ऊपर लेना था। सरकार ने सौदे को आकर्षक बनाते हुए निवेशकों को कर्ज के एक हिस्से की अदायगी की शर्त में ढील दी। एयर इंडिया के लिए सरकार को कई बोलियां मिली, लेकिन समय सीमा को 14 दिसंबर 2020 तक 5 बार बढ़ाया गया। कोविड-19 महामारी की वजह से भी प्रक्रिया में देरी हुई। अप्रैल 2021 में सरकार ने एक बार फिर एयर इंडिया के लिए वित्तीय बोलियां आमंत्रित करना शुरू किया और इसके लिए अंतिम तिथि 15 सितंबर तय की। एयर इंडिया के लिए टाटा समूह ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई। वहीं इस दौड़ में शामिल अजय सिंह के कंसोर्टियम ने 15,100 करोड़ रुपए की बोली लगाई। इस तरह टाटा समूह ने 2900 करोड़ रुपए से ज्यादा के अंतर से एयर इंडिया के मालिकाना हक के लिए लगाई बोली को जीत लिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।